हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने करंट अफेयर के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और ऑनलाइनर के भी क्वेश्चन तथा आज का विशेष भी आज के हमारे करंट अफेयर में शामिल है और प्लस स्टैटिक जीके और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी शामिल है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। तो आज का पहला सवाल है हमारा, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो कुछ अभी दिल्ली में जो प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित जितने भी विभाग वहाँ पे कुछ के नाम बदले गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। प्रधानमंत्री कार्यालय को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोक भवन, ऑप्शन नंबर बी कर्तव्य भवन, ऑप्शन नंबर सी सेवा तीर्थ, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेवा तीर्थ। जी हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग अगले स्लाइड पे चलेंगे, अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर सेवा तीर्थ। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को समाहित करने वाला नया परिषद अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। सेवा तीर्थ के नए परिसर में पीएमओ के साथ कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और इंडिया हाउस भी शामिल होंगे, जहां विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी। अधिकारियों का कहना है कि सेवा तीर्थ केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं बल्कि सेवा भाव, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया कार्यस्थल होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अब जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और भी कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास को लोक कल्याण मार्ग, जी हाँ लोक कल्याण मार्ग जो प्रधानमंत्री आवास को कर दिया गया है, और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा, राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। तो इतने इतने चीज़ों का नाम बदला गया है हाल ही में। तो इसे आप लोग अपने करंट में नोट्स में लिख लेंगे। और यहाँ पर आप लोग इससे पहले भी राष्ट्रपति भवन में भी दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया था। और यह क्वेश्चन कई छोटे छोटे एग्जामों में पूछा भी गया था। तो इस बार भी जो नाम बदले गए हैं इसे आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यह पूछे जाने का इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है या होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। जी हाँ, आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की जनगणना कितने चरणों में कराई जाएगी। जी हाँ, 2027 में 2026-27 में भारत की जनगणना होने वाली है। अभी फ़िलहाल एसआईआर का काम चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और भारत की जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, इससे पहले की जनगणना तब से 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह गणना हर 10 साल पे होती है जनगणना। कोरोना की वजह से यह जनगणना नहीं हो पाई। तो सरकार अब यहाँ पर 2026-27 में जनगणना कराने की तैयारी में है, और यहाँ पर इसकी यह जनगणना 2026 से लेकर 27 के बीच में होनी है। तो यहाँ पर हमने पूछा कि भारत की जनगणना कितने चरणों में कराई जाएगी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 चरण में, ऑप्शन नंबर बी 2 चरण में, ऑप्शन नंबर सी 3 चरण में, ऑप्शन नंबर डी 4 चरण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 चरण में। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि जनगणना 2027 को अगले साल अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जनगणना को 2 चरणों में पूरा कराया जाने का फैसला किया गया है, जिसमें पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026, जी हाँ इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो पहला चरण होगा अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान होगा, जबकि दूसरा चरण जो है ये फरवरी 2027 में पूरा कर लिया जाएगा। जनगणना में जातिवार गणना भी इस बार शामिल है। इस संबंध में इस साल 30 अप्रैल को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में फैसला लिया गया था। 1931 के बाद यह पहली बार है जब जनगणना के साथ जातिवार गणना भी कराई जाएगी। यहाँ इस बार जाति जनगणना भी कराई जाएगी, और 1931 के बाद यह पहली बार है जब जाति जनगणना कराई जा रही है। लोकसभा में राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जनगणना मोबाइल ऐप के जरिए कराया जाएगा। बर्फीले इलाकों में पहले ही चरण में जनगणना कराया जाएगा। जी हाँ,
जो बर्फीले इलाके हो गए हमारे, जैसे लद्दाख हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हो गए, यहाँ पर जनगणना की जो प्रक्रिया है पहले ही चरण में इसे अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान ही संपन्न करा लिया जाएगा। और इस बार इस जनगणना में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि घर की सुविधाओं, संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जात जैसी जानकारी शामिल होगी। और यह सब एक मोबाइल ऐप के जरिए इसका डाटा एकत्र किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि भारत की जो जनगणना है यह अप्रैल सितंबर से 2026 से शुरू होगी और फरवरी 2027 तक चलेगी। और इसमें पूरे भारत की जनगणना कराई जाएगी, साथ ही साथ जाति जनगणना भी कराई जाएगी। तो आइए जनगणना के बारे में थोड़ा हम लोग स्टैटिक जीके देखते हैं कि भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में मेयो के काल में हुई थी। फिर निरंतर रूप से 1881 में रिपन के काल से हर 10 साल पे होती आ रही है। और पिछली जो गणना थी 2011 में भारत की जनगणना 15वीं जनगणना थी तथा आज़ादी के बाद की यह 7वीं जनगणना थी। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ लिए, स्टैटिक जीके की भी। और अब चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। आज का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, अटल पेंशन योजना में कितने प्रतिशत महिलाओं ने नामांकन कराया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 49%, ऑप्शन नंबर सी 48%, ऑप्शन नंबर डी 47%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 48%। और इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संगठित और निम्न आय वर्ग के श्रमिकों के लिए भारत के प्रमुख पेंशन योजना अटल पेंशन योजना APY ने 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 8.34 करोड़ नामांकन दर्ज किए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 4.04 करोड़ से अधिक है। यह उपलब्धि पेंशन सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और देश भर में वित्तीय समावेशन प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। खासतौर पर कुल सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% है, जो दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षाओं में बढ़ती महिला भागीदारी को दर्शाती है। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ जो है ये 9 मई 2015 से किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों विशेष कर अस्थिर आय वाले लोगों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष हो या इसके लिए पात्र होगा। यह हमारे शायद PCS के या किसी स्टेट एग्जाम में पूछा भी गया था फैक्ट के रूप में, यह कि अटल पेंशन योजना के लिए इसकी पात्रता के बारे में सवाल पूछा गया था। तो इसकी जो आयु है यह 18 से 40 वर्ष, इसे आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जिसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाते हों वह भी इसके लिए पात्र होगा। सब्सक्राइबर को 18 सब्सक्राइबर जो इसके लाभकर्ता होंगे उनको 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिलना शुरू होता है। शुरुआती वर्षों में जुड़ने वाले लाभार्थियों के लिए पेंशन भुगतान 2035 से शुरू होंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने अटल पेंशन योजना से संबंधित जानकारी हासिल कर ली। और अटल पेंशन योजना में कुल 8.34 करोड़ ने नामांकन दर्ज किए, जिसमें 4.04 करोड़ से अधिक महिलाओं ने नामांकन कराए हैं, जो कि 48% है। और इसका शुभारंभ जो अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 से हुआ। और इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है वह इसमें इसकी पात्रता उसे है। तो हमने यहाँ पर आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। आज का चौथा सवाल जो कि थोड़ा यूपी स्पेशल से भी संबंधित है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में किस वेद मूर्ति ने 2000 वैदिक मंत्र पढ़े। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देवव्रत महेश रेखे, रामभद्राचार्य, ऑप्शन नंबर सी धीरेन्द्र शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी जानकी नंदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवव्रत महेश रेखे। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम, जी हाँ, इस समय बनारस में काशी तमिल संगमम 0.4 कार्यक्रम चल रहा है, में 2000 मंत्रों वेदों का पाठ करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाली किशोर की जमकर प्रशंसा की। मोदी ने कहा कि 19 वर्षीय वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे द्वारा किया गया कार्य आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय संस्कृति के प्रति उत्साही हर व्यक्ति इस पर गर्व महसूस करता है। उन्होंने 50 दिनों में बिना किसी रुकावट के शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्दिनी शाखा के 2000 मंत्रों का दंडकर्म पारायण पूरा किया। इसमें कई वैदिक श्लोक पवित्र शब्द शामिल हैं जिन्हें बखूबी पढ़ा गया है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि देवव्रत महेश रेखे जो हैं उन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का पाठ करने का उपलब्धि हासिल किया। उसके लिए पीएम मोदी ने इनकी सराहना भी की है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सेगमेंट पे, वन लाइनर के फैक्ट पे। वन लाइनर में हम लोग आज 6 क्वेश्चन रखे हैं, 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, जी हाँ, भारत सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष बनाया है? तो ये विवेक चतुर्वेदी जी को बनाया है, जो कि 1990 बैच के IRS अधिकारी हैं। जी हाँ, IRS अधिकारी 1990 बैच के हैं, विवेक चतुर्वेदी जी। इन्हें CBIC का नया अध्यक्ष बनाया गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, RBI ने 1 दिसंबर 2025 को किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो यह उषा जानकी रमन को। जी हाँ, यह भी याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? या 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 61वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसके जो हेड हैं प्रवीण कुमार। जी हाँ, प्रवीण कुमार इसके हेड हैं। फिर अगला देखेंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया? हमारे दिल्ली में किया है। जी हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया है। मनाली मकरंद क्षीरसागर को किस विश्वविद्यालय द्वारा 1 सदी के पहली महिला को अपने वाइस चांसलर नियुक्त किया है? तो यह नागपुर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, नागपुर यूनिवर्सिटी ने मनाली मकरंद क्षीरसागर को नागपुर यूनिवर्सिटी का पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर से संबंधित सभी फैक्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के दिन के विशेष में। आज के दिन विशेष 3 दिसंबर, तो इसमें आज 3 फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि आज के दिन के विशेष में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट देखेंगे कि 1984 में आज ही भोपाल में यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक कारखाने में 40 टन से ज़्यादा जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। इसने 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अपने चपेट में लिया और ज़मीन पर छाए जहरीले बादलों ने हज़ारों लोगों की जान ले ली थी। जी हाँ, यह घटना जो बहुत भयावह घटना घटी थी 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड जो कि एक कारखाना था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस लीक हो गई थी, जिसमें कई हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1989 में आज ही माल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, जी हाँ, जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव ने शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। कब? 1989 में। शिखर सम्मेलन बर्लिन की दीवार गिरने के कुछ सप्ताह बाद हुआ था। शीत युद्ध जो है 1947 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा फैक्ट भी क्लियर कर लिया। अब हम चलेंगे आज के तीसरे फैक्ट पे। क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म 1889 में आज ही यानी 3 दिसंबर बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। यह हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और 15 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पर्चे बांटने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1908 में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति के सदस्य बने और बम बनाना सीखा। 30 अप्रैल 1908 को स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपने कठोर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, लेकिन वह बच निकला। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई, जो कि सबसे युवा क्रांतिकारी कहलाए। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने खुदीराम बोस जी के बारे में जाना, जो कि हमारे भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी कहलाए, जो फांसी की फंदे पे लटके। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 फैक्ट थे, तीनों के क्लियर कर लिए आज के दिन के विशेष में। अब हम लोग चलेंगे आज की स्टैटिक जीके के पोर्शन। और स्टैटिक जीके में जैसा कि हम लोग ने पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में, तो आज जो भी बची हुई जल संधियाँ थी उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ जल संधियाँ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो पहली जल संधि है डोबर जल संधि, जो कि इंग्लैंड फ्रांस में है और यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। जी हाँ, डोबर जल संधि जो कि इंग्लैंड फ्रांस में है, इंग्लिश और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को।
दूसरा है हार्मुज जल संधि, या जो वह ओमान और ईरान में है, यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। हार्मुज जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। फिर अगला हम लोग देखेंगे मैगलन जल संधि। जी हाँ, यह चिली में है। यह प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। जी हाँ, दक्षिण अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। फिर अगला हम लोग देखेंगे बाब अल मंडेब जल संधि। यह कि यमन और जिबूती में है। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। जी हाँ, बाब अल मंडेब जो है यह लाल और यहाँ पे यल है, यल से लाल हो गया। अब कि मंडेब को आप अदन की खाड़ी से जोड़ सकते हैं। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी बाब अल मंडेब। फार्मोसा जल संधि जो है ये हमारे चीन और ताइवान में है, और यह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर। जी हाँ, दक्षिण और पूर्वी फार्मोसा जो है ये दक्षिण पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ता है। फिर अगले हम अब लास्ट देखेंगे फोबेक्स जल संधि, जो कि न्यूजीलैंड में है और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। फोबेक्स जल संधि जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर हम लोगों ने विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ा और इसे डिस्कस कर लिया। अब इसे आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, या हमारे एग्ज़ाम में से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, या कभी कभी मिलान के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे, क्वेश्चन ऑफ द डे में। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का हम लोग पहले कल का उत्तर हम लोग देखेंगे। कल हमने पूछा था कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस अधनॉम जी हैं। और WHO के बारे में थोड़ा हम बता दें कि WHO से 2 देश अभी हाल ही में बाहर हुए हैं, जिसमें USA और अर्जेंटीना। जी हाँ, यही WHO के बारे में थोड़ा हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज का क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव कौन है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर बी निधि तिवारी, ऑप्शन नंबर सी PK मिश्रा, और ऑप्शन नंबर डी शशि प्रकाश गोयल। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग इस क्लास को शेयर करिए, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन भी आप लोग दबाएं, ताकि इस क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस क्लास की PDF के लिए आप लोग हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तथा किसी भी जानकारी के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, और बताइए कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। इसका कंटेंट आप लोग ज़रूर देखें, और आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आखिर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।